हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 5 का द्रव्य की अवस्थाएं। यूनिट नंबर 5 क्या है? द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव और गैस। इस चैप्टर का या इस यूनिट का क्या पढ़ा था कल? कल हमने पढ़ा था द्रव्य की अवस्थाएं क्या है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, और अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक बलों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, क्वथन क्या है, संघनन क्या है, और इसके साथ साथ गैसीय नियमों के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट गलनांक ही पढ़ते हैं। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या है? गलनांक मेल्टिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं इसको। यदि दो संधि विच्छेद करें इसकी, गलन प्लस अंग। गलनांक का मतलब गलन प्लस अंग, गलने का अंग, किसी ठोस के पिघलने का अंग। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन समझने से पहले थोड़ा सा ऐसे ही सामान्य शब्दों में आपको बताते हैं क्या होता है। कोई ठोस है, कोई भी ठोस पदार्थ है, बर्फ का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं बर्फ का उदाहरण। बर्फ ठोस है, यदि उसको थोड़ा सा गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलने लगेगी। बर्फ पिघल के क्या बन जाएगी? द्रव। तो गर्म करने पर ऐसा क्या हुआ? ठोस से द्रव बन गया। ठोस में क्या थे? उसके जो अणु थे बिल्कुल पास पास थे, उनके बीच प्रबल आकर्षण बल या अंतराणविक बल थे। लेकिन गर्म करने पर वो बल समाप्त हो गए, दुर्बल हो गए, और वो अणु एक दूसरे के पास पास जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे वो मुक्त हो गए और इधर उधर घूमने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने उस ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी, यानी कि बर्फ को ऊष्मा दी, बाहर से उसे गर्म किया, तो उस ऊष्मा से क्या हुआ? उन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई और वो एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त होकर गति करने लगे। तो इस प्रक्रिया को ये कहेंगे गलना। ठोस से द्रव बदलने को क्या कहेंगे? ठोस का गलना। ठीक, इसी प्रकार यदि द्रव को गर्म किया जाए तो एक निश्चित ताप के बाद क्या होगा? द्रव के अणु भाप के रूप में, द्रव भाप में बदल जाएगा, यानी कि जल जो है वो भाप में बदल जाएगा। भाप क्या है? गैसीय अवस्था। द्रव से गैस अवस्था बदल गई, दूसरी अवस्था में किस में चला गया? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में। हमने बताया था कि द्रव के अणुओं के पास गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन वो द्रव की परिसीमा में ही गति कर सकते हैं, उसकी सतह को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन जब हमने गर्म किया तो क्या हुआ? उन अणुओं की जो ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी, वो बढ़ गई। उन अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा हो गई कि वो एक दूसरे के आकर्षण से मुक्त होकर तेजी से बाहर की तरफ गति करने लगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव का क्वथन, द्रव का उबलना। ठीक है, तो अब ये पॉइंट बता दिए। गलना क्या है? ठोस से द्रव बनना। और वाष्पन या उबलना क्या है? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना। तो ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गलनांक क्या है? तो ये गलनांक क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वह ताप, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। पिघलना मतलब गलना, गलन जाना, जैसे कहते हैं बर्फ गल गई,
बर्फ पिघल गई, ठीक है। वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है अर्थात द्रवित होने लगता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। प्रत्येक ठोस के लिए अलग अलग गलनांक होते हैं, अलग अलग ठोसों के लिए अलग अलग गलनांक होते हैं। जैसे बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ का गलनांक हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। कुछ दूसरी धातुएं हैं जैसे लोहा है, लोहा कितने ताप पर पिघलती है? लोहा पिघलती है लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस पर, लगभग 1650 या 1700 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघल जाता है। तो उसका लोहे का गलनांक क्या हो गया? 1650 डिग्री सेल्सियस। जो बल्ब में तंतु होता है, जो बल्ब होते हैं बिजली के, आजकल तो CFL का यूज हो रहा है, ठीक है, LED का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बल्ब भी होते हैं जो पीली लाइट देते हैं जिनके अंदर तंतु होता है। बल्ब के अंदर जो तंतु होता है टंगस्टन का, उसका क्वथनांक होता, उसका गलनांक होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। 3400 मान लीजिए, 3400 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक होता है। धातुओं में सबसे ज्यादा गलनांक किसी धातु का है तो किसका है? टंगस्टन का। इसीलिए बल्ब का तंतु आसानी से पिघलता नहीं गर्म होकर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया, गलनांक हो गया। गलनांक के बाद क्वेथन। क्वेथन क्या होता है? बॉइलिंग। क्वेथन किसी द्रव को गर्म करने पर, किसी द्रव को गर्म करने पर उसका वाष्प अवस्था में आना, किसी द्रव को गर्म करने पर उसका द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, गैसीय अवस्था में बदलना, उसका क्वेथन कहलाता है। किसी द्रव का गर्म करने पर उसी की गैसीय अवस्था में परिवर्तन, उस द्रव का क्वेथन कहलाता है, बॉइलिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वथनांक। बॉइलिंग, इसको थोड़ा जो है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। क्वथनांक साधारण शब्दों में क्या कहेंगे? आपने कक्षा 8 तक या 10 तक पढ़ा होगा। वह ताप, आपकी भाषा के मतलब जो आपने पढ़ा है अभी तक साधारण भाषा में, जैसे हमने गलनांक का बताया। क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई द्रव अपनी वाष्प अवस्था में, अपनी गैसीय अवस्था में बदलने लगता है, अर्थात द्रव उबलने लगता है। आपका कहने का मतलब आपने पढ़ा है वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है या अपनी वाष्प में बदलने लगता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक। ये तो हो गया छोटे स्टैंडर्ड के हिसाब से जो अब तक आपने पढ़ा है। अब आप इंटरमीडिएट में आ गए हैं, बड़ी कक्षा में आ गए, सीनियर कक्षा में आ गए हैं, तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी। क्वथनांक वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। इसकी पहले डेफिनेशन सुन लीजिए फिर इसको समझाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये डेफिनेशन है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, 12th के स्टैंडर्ड, 11th के स्टैंडर्ड के हिसाब से। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब ये वाष्प दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, ठीक है, तो इसको हम आपको समझाते हैं क्या है। देखिए
वायुमंडल में गैसें होती हैं, ठीक है। वायुमंडल में होती हैं गैसों के अणु सभी दिशाओं में तेजी से गति करते रहते हैं, क्योंकि उनके बीच खाली स्थान बहुत अधिक होता है। गैसों के अणु सभी दिशाओं में तेजी से गति करते हैं, क्योंकि उनके बीच काफी स्थान होता है, उनकी गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है, ठीक है। जब कोई गतिशील चीज या गैस का अणु कहीं टकराएगा तो दाब उत्पन्न करेगा, यानी कि वायुमंडल की गैसों के द्वारा वायुमंडल की गैसों के द्वारा किसी सतह पर वायुमंडल की गैसों के द्वारा किसी सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। अब कहेंगे कि गैसों का क्या दाब लगेगा, आपको ऐसा लगेगा, तो देखिए कैसे लगेगा। एक गेंद है, मान लीजिए आपके पास एक गेंद है, उसे आप धीरे से मारे किसी के तो उसको कम चोट लगेगी, गेंद ने कम दाब लगाया, ठीक। उसी को पूरी ताकत के साथ मारे किसी व्यक्ति के तो क्या होगा, उसे चोट अधिक लगेगी, बहुत जोर से उसे गेंद लगेगी, क्योंकि गेंद अधिक वेग से आई तो उसने अधिक दाब लगाया, प्रेशर लगाया। दीवार में मारेंगे तो क्या होगा, दीवार पर वो दाब डालती है। यदि दीवार की जगह क्या हो, कोई चिकनी मिट्टी का इतना बड़ा टुकड़ा बना ली, गीली चिकनी मिट्टी, उसमें मारेंगे तो क्या होगा, चिकनी मिट्टी में गेंद दब जाएगी, नीचे को मिट्टी को दबा देगी, यानी कि प्रेशर लगाया, उसने दाब लगाया, ठीक है। तो गतिशील जो भी वस्तु होती है वो किसी चीज से टकराने पर दाब डालती ही है। इसी तरह वायुमंडल में गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ निष्क्रिय गैसें और दूसरी गैसें। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो गैसें क्या करती हैं, उनके अणु, गैसों के अणु अत्यधिक तेजी से गति करते रहते हैं इधर उधर चारों तरफ। तो क्या करते हैं, गैसों के अणु किसी सतह से टकराकर उस पर जो दाब डालते हैं उसी को वायुमंडलीय दाब कहेंगे, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के द्वारा, वायुमंडल की गैसों के द्वारा किसी भी सतह पर लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और एक वायुमंडलीय दाब जानते हो कितना होता है, एक वायुमंडल दाब होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 मीटर लंबाई लें, 1 मीटर चौड़ाई लें, उसके ऊपर मान लीजिए 1000 किलो वजन रख दिया, इतना दाब वायुमंडल हमारे ऊपर डालता है, हर किसी पर डालता है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर, यानी कि 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई का कोई वर्ग ले, उसके ऊपर मान लीजिए 1000 किलो वजन रखा हुआ है, जितना प्रेशर पड़ेगा उतना एक वायुमंडल दाब होता है, जिसका मान होता है 10⁵, यानी कि 10,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब एक वायुमंडल इतना डालता है। आप कहेंगे कि इतने दाब से तो फ्लैट हो जाएंगे, हम पिच मतलब फ्लैट हो जाएंगे, दब जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं दबते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं दबते हैं, हम उस वायुमंडलीय दाब के हम आदी हो गए हैं, हम उसको सहन करते हैं, तो हमको पता नहीं चलता उसका। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रत्येक कोशिका में भी वायु है, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर भी वायु है, जिसका दाब उतना ही है जितना वायुमंडल के दाब का है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में भी वायु है, उसका भी दाब उतना ही है जितना वायुमंडल की गैसों का दाब है, वायुमंडलीय दाब है। तो क्या होगा, जितना बाहर से दाब लगता है उतना हमारे शरीर में पहले से बाहर की तरफ लग रहा है, तो हमारा शरीर उसको बैलेंस करके रखता है और हमें फील नहीं होता। अन्यथा 10,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का बल लगता है एक वायुमंडल दाब, ठीक है। तो ये हो गया वायुमंडल दाब। अब क्या करते हैं भाई, वायुमंडल की गैसें जब गति कर रही हैं तो क्या है, वो ऐसे इस पर भी दाब डालेंगे, द्रव की सतह पे भी तो दाब डालेंगे। वायुमंडल की गैसों के द्वारा द्रव की सतह पर दाब डाला जाएगा, जिसे कहेंगे वायुमंडलीय दाब। अब क्या था, द्रव के अणु इसकी दिशा, इसके अंदर सभी दिशाओं में गति कर रहे थे। द्रव के अणु उसकी सीमा के अंदर, परिसीमा के भीतर भीतर सभी दिशाओं में गति करते हैं, लेकिन उसकी सतह को छोड़कर नहीं जा पाते। क्या होता है, जब दो
अणु, गतिशील अणु टकराते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है, एक अणु की ऊर्जा दूसरे अणु में ट्रांसफर हो जाती है। इसका सिंपल उदाहरण आपने कंचे खेले होंगे, एक स्थिर कंचा, रुका हुआ कंचा, दूसरे कंचे को उसमें मारते हैं तो क्या होता है, जो रुका हुआ कंचा था वो चल जाता है और जो जिसको आपने मारा है वो धीमा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने कंचा था आपके पास था उसकी ऊर्जा दूसरे वाले कंचे में ट्रांसफर हो गई और वो गतिशील हो गया। ठीक इसी प्रकार गैसों में भी होता है, द्रव के अणुओं के बीच भी होगा। तो क्या होगा, द्रव के अणु आपस में टकराकर ऊर्जा का स्थानांतरण कर देते हैं, जिससे कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि वो इसकी जो बाउंड्री है, द्रव की जो बाउंड्री है, सतह है, वो इसको पकड़ के नहीं रख पाती है, द्रव के अणुओं को बांध के नहीं रख पाती है। द्रव के अंदर उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाती है वे इसकी सतह को छोड़कर, यहाँ इसको छोड़कर बाहर भागने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ अणु द्रव की सतह से वाष्प के रूप में, द्रव के कुछ अणु वाष्प के रूप में द्रव की सतह से बाहर जाने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी कुछ गतिज ऊर्जा बढ़ गई थी। अब जैसे ये अणु बाहर निकलेंगे, जो वायु की गैसें हैं, वायुमंडल की जो गैसें हैं, वो अणु, उनकी ऊर्जा इनसे भी ज्यादा है, क्योंकि गैसों की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है गतिज ऊर्जा। तो उन अणुओं की ऊर्जा इन अणुओं से ज्यादा है, तो वो टकरा कर इन्हें यहीं पर रोक देंगे। द्रव की सतह से तो निकल गए बाहर, लेकिन क्या हुआ, बाहर की गैसों ने, वायुमंडल की गैसों ने उन्हें यहीं पर रोक दिया। कहाँ भाग रहे हो, उनका प्रेशर ज्यादा है, नीचे से जो अणु निकले उनका प्रेशर कुछ कम है, उनकी गतिज ऊर्जा कम है। तो क्या होगा, वायुमंडल की गैसों के द्वारा इस द्रव के कुछ अणु जो वाष्प के रूप में बाहर निकले थे, उनको, उन अणुओं को वायुमंडल की गैसें उसकी सतह पर ही रोक देंगी, सतह के ऊपर ही। तो क्या होगा, जब इन अणुओं की जो ऊर्जा, यहाँ पे अणु बाहर निकल आए हैं, द्रव की सतह के ऊपर आ गए हैं निकल के, उसी द्रव के अणु वाष्प के रूप में, तो क्या करते हैं, वो भी चारों तरफ उछल कूद करेंगे। इधर को ये क्या करेंगे, इधर को भी जोर लगाएंगे, इधर को भी लगाएंगे, इधर को भी लगाएंगे, चारों तरफ को जोर लगाएंगे। तो क्या होगा, इन द्रव के अणुओं के द्वारा, द्रव के अणुओं के द्वारा जो वाष्प के रूप में निकल चुके हैं, द्रव के अणु जो वाष्प के रूप में निकल चुके हैं, उनके द्वारा द्रव की सतह पर भी एक दाब लगेगा, जिसे कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। यानी कि एक तो हो गया वायुमंडलीय दाब, जो ऊपर से वायुमंडल के द्वारा उसकी सतह पर डाला जा रहा। एक है जो द्रव के अणु इसकी सतह को छोड़कर बाहर निकल गए वाष्प के रूप में, उन वाष्प के अणुओं के द्वारा ऊपर की तरफ भी लगेगा, नीचे की तरफ, चारों तरफ को लगेगा। द्रव के अणु जो वाष्प के रूप में इसकी सतह से बाहर निकल चुके हैं, उनके द्वारा लगने वाले दाब को कहा जाता है वायुमंडलीय, द्रव का वाष्प दाब, जो बिना गर्म किए इसकी सतह टकरा कर ऊर्जा बढ़ी उन अणुओं की एक दूसरे से, उसके बाद वो वाष्प के रूप में सतह से बाहर निकल गए। तो उनको उस जो वाष्प के रूप में बाहर निकले हैं, उन अणुओं के द्वारा जो दाब लगेगा उसे कहेंगे द्रव का वाष्प दाब। एक दाब ऊपर से गैस के अणुओं के द्वारा नीचे को लग रहा, एक अणु कुछ दाब जो है हल्का सा दाब जो द्रव की सतह को छोड़कर अणु गए हैं बाहर, उनके द्वारा ऊपर की तरफ लग रहा। एक दाब हाई प्रेशर ऊपर से लग रहा रोकने के लिए, और जो जल के अणु या द्रव के अणु जो वाष्प के रूप में गए वो ऊपर की तरफ दाब लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला दाब ज्यादा है क्योंकि इन अणुओं की गतिज ऊर्जा कम थी, वो इतनी तेजी से बाहर नहीं निकल पाए। तो क्या करते हैं अब हम, यदि द्रव को गर्म करते हैं, द्रव को करते हैं गर्म, गर्म करने पर क्या होगा, जो ऊर्जा देंगे उन अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाएगा। उन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा अणु इस द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकलेंगे वाष्प के रूप में। जब ज्यादा अणु इस द्रव की सतह से वाष्प के रूप में बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, एक पहले कम अणु थे वो गैसों के अणुओं के द्वारा रोक लिए जा रहे थे, लेकिन जब ज्यादा अणु आएंगे, ज्यादा ऊपर को प्रेशर लगाएंगे, यानी कि द्रव का वाष्प दाब जैसे बढ़ेगा, उसके अणुओं के वाष्प के द्वारा ज्यादा अणु बाहर आएंगे गर्म करने पर, तो उनकी वाष्प होगी, वो वाष्प के द्वारा ज्यादा दाब लगेगा ऊपर की तरफ। तो क्या एक कंडीशन क्या आएगी, द्रव की वाष्प के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाला बल, लगने वाला दाब, और वायुमंडल की गैसों के द्वारा नीचे की ओर लगने वाला दाब बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर ये अणु हैं, जो गैस हैं, जो वायुमंडल की गैसें हैं, उनके अणु इन गैस द्रव के वाष्प के अणुओं को रोक नहीं पाएंगे और वो
भाप के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाने लगेंगे, तेजी से इनको हटाकर वो निकल जाएंगे। तो क्या होगा, जिस ताप पर इस द्रव की वाष्प का दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे कहते हैं हम क्वथनांक। आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो क्वथनांक क्या है, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट है अब अगला पॉइंट। क्वथनांक के बाद अगला पॉइंट आता है संघनन। चलिए, क्वथनांक से पहले हम क्या करते हैं, संघनन पढ़कर फिर हिमांक बताएंगे आपको। संघनन, संघनन को कहते हैं हिंदी इंग्लिश में कंडेंसेशन। संघनन या कंडेंसेशन। अब किसी भी द्रव की वाष्प बन चुकी है, अब वाष्प को क्या करते हैं, हम द्रवित भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने देखा होगा जब घर में चाय बनती है, पानी उबलता है, तो उस पतीली या भगोने के ऊपर जो प्लेट होती है, भाप ऊपर उठी है, लेकिन उस प्लेट से टकराकर भाप फिर से जल बन जाती है। भाप उस प्लेट से टकराकर फिर से द्रवित हो जाती है, क्योंकि उससे टकराकर ठंडी हो जाती है कुछ। तो ये संघनन उत्पाद। संघनन क्या है, किसी वाष्प को ठंडा करके द्रवित करना संघनन कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी द्रव की वाष्प को या किसी वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रवित करना संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट है अब, तो संघनन क्या है, संघनन क्वथन का बिल्कुल उल्टा प्रक्रम है। क्वथन क्या था, क्वथन में क्या हो रहा था, बॉइलिंग में द्रव से वाष्प बन रही थी, गैस अवस्था बन रही थी। इसमें क्या होता है, गैस अवस्था को ठंडा करके द्रव बनाया जा रहा है। तो ये और ये क्वथन और संघनन एक दूसरे की विपरीत क्रियाएं हैं। अब इसके बाद है एक पॉइंट हिमांक। हिमांक क्या होता है भाई, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक क्या होता है देखते हैं। हिमांक, जब जल को और ठंडा किया जाता है, जल को ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, जल के अणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे जैसे जल को ठंडा किया जाता है तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती जाती है और वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और वो फिर क्या होता है, वो ठोस अवस्था में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। तो हिमांक क्या हो गया, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, हिमांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, हिमांक कहलाता है। अब पढ़ते हैं गैसीय नियम। गैसों के लिए क्या नियम है, पहला नियम बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। बॉयल का नियम क्या है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, देखिए बॉयल का नियम क्या है, स्थिर ताप पर, ताप को कांस्टेंट रखा जाए, स्थिर ताप पर किसी गैस की समान मात्रा, क्या बोलेंगे,
बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात V अनुक्रमानुपाती हो गया, यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ऐसे 8, जैसे 8 गिरा दिया और थोड़ा सा, जैसे 8 ऐसे गिरा दिया और यहाँ से थोड़ा सा मिटा दिया, ठीक है। V अनुक्रमानुपाती 1/P। V क्या है? आयतन। P क्या है? दाब। गैस का आयतन, गैस का दाब। और क्या है? T है आपका स्थिर। T स्थिर है, यानी कि ताप स्थिर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? PV बराबर कांस्टेंट। कोई नियतांक लिख देंगे यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए, कोई यहाँ पर नियतांक मानेंगे, नियतांक बटे P हो जाएगा। तो P को इधर ले आएंगे तो P इंटू V हो जाएगा, इधर कैंची गुणा करेंगे तो PV बराबर कांस्टेंट यानी कि नियतांक। यह है बॉयल का नियम। यदि दो गैसों यदि दो गैसों के दाब P1, दाब व आयतन क्रमशः P1 V1 तथा P2 व V2 है, V2 हो, तब बॉयल के नियम से क्या हो जाएगा? तब बॉयल के नियम से क्या हो जाएगा? P1 V1 बराबर P2 V2 यदि दोनों गैसों का ताप समान हो, तब बॉयल के नियम से P1 V1 बराबर P2 V2 इसके बराबर कांस्टेंट रहेगा, इसके बराबर कांस्टेंट है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कक्षा 11 में पढ़ते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।